हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। विश्व भूगोल का यह 6वां क्लास है। इससे पिछले क्लास में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। यानी इस क्लास में हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए किन किन चीज़ों का जो है हेल्प ली जाती है, किन चीज़ों की सहायता ली जाती है। इसके साथ साथ पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जाता है और उन भागों का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है, इन सभी बिंदुओं के बारे में क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए भूकंपीय तरंगों या फिर भूकंपीय लहरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, ये कौन कौन सी तरंगें होती हैं? ये तरंगें निम्नलिखित हैं। इन्हें 3 भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है, जिनमें से पहली हैं प्राथमिक तरंगें, जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स के नाम से जानते हैं। प्राथमिक तरंगों की जो प्रकृति होती है वो ध्वनि तरंगों जैसी होती है, यानी ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। सभी तरंगों में तेज गति भी प्राथमिक तरंगों की ही होती है। मुख्यतः जहाँ घनी एवं ठोस चट्टानें पाई जाती हैं, पृथ्वी के जिस हिस्से में घनी एवं ठोस चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर इनकी गति और भी तेज हो जाती है। इसके कारण धरातल पर जो है धरातल का ऊपर नीचे होना या कंपन होना जो है प्राथमिक तरंगों के कारण ही होता है। द्वितीयक तरंगों के बारे में बात करें तो द्वितीय तरंगें, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स या फिर एस वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके अन्य नामों की बात करें तो इन्हें आड़ी या गौड़ लहरें भी कहते हैं। इनकी प्रकृति यानी द्वितीयक तरंगों की जो प्रकृति होती है वो प्रकाश तरंगों के समान होती है। और प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? आपने पढ़ा होगा, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करता है। इसीलिए द्वितीयक तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। पदार्थ के कणों की गति के विषय में बात करें कि द्वितीयक तरंगों में पदार्थ के कणों की गति क्या होती है, तो इन तरंगों में जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी गति तरंग की दिशा के प्रति समकोण बनाते हुए जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते हैं। पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई तक ये जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये प्रवेश कर सकती हैं। ठीक है, वहीं अगर द्रव पदार्थों में इनके संचरण की बात करें तो जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं या फिर एस वेव्स होती हैं वो द्रव पदार्थों में या तरल पदार्थों में लुप्त हो जाती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी की लगभग आधी गहराई पर एक तरल परत है। ठीक है, इस फैक्ट की जो है हम पड़ताल आगे और विस्तार से करने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे। जैसे हम प्राइमरी वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जब हम एक अलग टॉपिक है शैडो जोन, जिसे हम छाया क्षेत्र कहते हैं, पृथ्वी के अंदर 110 डिग्री से लेकर के 120 जो है डिग्री के बीच का जो एरिया होता है, क्षेत्र जो होता है, वो शैडो जोन कहलाता है। यहाँ पर जो है जो एस वेव्स होती हैं द्वितीयक तरीके की जो या सेकेंडरी वेव्स जिनको हम कहते हैं, वो जब भी उस क्षेत्र में पहुँचती हैं तो वो वहाँ पे लुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये पता चलता है, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सेकेंडरी वेव्स जो है तरल या द्रव पदार्थों से होकर के संचरण नहीं कर पाती हैं। और 110 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच में जब ये सेकेंडरी वेव्स प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर ये लुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 110 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं तरल पदार्थ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार की जो तरंगें हैं वो धरातली तरंगें या सरफेस वेव्स जिसको हम कहते हैं, ये कम आवृत्ति की होती हैं एवं इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है, वेव लेंथ जो होती है, वो दीर्घ होती है। धरातल के ऊपर तक सीमित रहती हैं, लंबे समय तक इनमें प्रदोलन होते रहते हैं। निरूपित कंपन का अधिकेंद्र या एपिसेंटर के निकट जो है विकसित होता है। ठीक है, इनके अंदर जो निरूपित कंपन होते हैं वो एपिसेंटर के पास में जो है विकसित होते हैं। सिस्मोग्राफ जो कि भूकंपीय तीव्रता मापने का एक यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ पर सबसे लास्ट में ये रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि इनकी गति जो होती है धरातली तरंगों की वो कैसी होती है? अत्यंत धीमी होती है। ठीक है, और ये तरंगें जो होती हैं धरातली तरंगें, इनसे ही पृथ्वी पर अधिक जान माल का नुकसान होता है भूकंप आने के समय। अब बात करते हैं छाया प्रदेश, शैडो जोन या फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग का तरल होना। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र यानी भूकंप का जो एपिसेंटर होता है उस एपिसेंटर से 110 डिग्री से
120 डिग्री की दूरी पर पी तरंग तो अंकित होती है, किंतु एस तरंग जो होती है वो लुप्त हो जाती है। जब भी इनकी जो है मापन किया जाता है, भूकंप का जो एपिसेंटर होता है, अधिकेंद्र होता है, उससे 110 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक की दूरी पर पी तरंग दिखाई देती है, लेकिन एस तरंग जो है लुप्त हो जाती है। एस तरंगों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एस तरंगें तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसी अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ठीक है, और 110 डिग्री से 120 डिग्री का वह क्षेत्र जहाँ पर एस तरंगें जो है रिकॉर्ड नहीं होती हैं, एस तरंगें रिकॉर्ड नहीं होती हैं, वो छाया प्रदेश या शैडो जोन इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय लहरों की गति में भिन्नता के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 जोन्स में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला है क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर या जिसे हम क्रोड कहते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 पृथ्वी के इन तीनों जोन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भूपर्पटी या क्रस्ट के विषय में। भूपर्पटी या क्रस्ट की औसत मोटाई की अगर बात करें तो 30 किलोमीटर्स जो होती है इसकी औसत मोटाई होती है, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर की गहराई तक भूपर्पटी या क्रस्ट मानी जाती है। वहीं इस क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट। ठीक है, तो ऊपरी क्रस्ट का जो एवरेज डेंसिटी होती है, औसत घनत्व होता है, वो 2.8 होता है। निचले क्रस्ट का औसत घनत्व जो होता है वो 3.0 होता है। अब क्योंकि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में जो घनत्व होता है, घनत्व में एक असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, दोनों में ऊपरी क्रस्ट हो चाहे निचली क्रस्ट हो, दोनों में घनत्व संबंधी क्या हो जाती है, असंबद्धता पाई जाती है, और इसी असंबद्धता को हम कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूपर्पटी या क्रस्ट का निर्माण जो हुआ है वो मुख्य रूप से 2 तत्वों के द्वारा हुआ है, जिसमें से पहला है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका के अगर प्रथम 2 अक्षरों को लें SI और एल्यूमिनियम के प्रथम 2 अक्षरों को लें AL, तो इनसे मिलके बनता है सियाल। ठीक है, तो इस परत को हम सियाल परत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों के द्वारा हुआ है। डायग्राम के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्रस्ट के बाद में आता है मेंटल। भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि, इसके फलस्वरूप एक असंबद्धता का निर्माण होता है। भूकंपीय लहरें जो होती हैं उसकी गति में अचानक जब वृद्धि हो जाती है तो एक डिसकंटिन्यूटी का निर्माण होता है, और ये रीजन बनती है चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन का। ठीक है, यानी चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन जो होता है वो असंबद्धता को दर्शाता है। किस असंबद्धता को दर्शाता है? मोहो असंबद्धता को दर्शाता है। मेंटल की गहराई के बारे में बात करें तो आपने देखा था क्रस्ट या भूपर्पटी जिसकी गहराई धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक होती है, तो 30 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल जो जोन होती है उसका विस्तार होता है। इसके निर्माण के विषय में बात करें तो इसका निर्माण मुख्य रूप से 2 तत्वों के द्वारा हुआ है, जिसमें से पहला है सिलिका, दूसरा है मैग्नीशियम। सिलिका के प्रथम 2 अक्षरों को लें और मैग्नीशियम के प्रथम 2 अक्षरों को लें तो हमें वर्ड मिलता है SIMA यानी सीमा। तो मेंटल जो है, मेंटल जोन को हम सीमा परत के नाम से भी जानते हैं। इसके औसत घनत्व के बारे में बात करें 2.90 से लेकर के 4.75 तक जो है इसका एवरेज डेंसिटी होता है, इसका औसत घनत्व होता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में घनत्व संबंधी जो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम रैपेटी असंबद्धता या रैपेटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर जो डार्क वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला डार्क जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट चित्र के हिसाब से आपको ये छोटा सा एरिया लग रहा होगा, लेकिन इस एरिया की जो गहराई होती है, डेप्थ जो होती है, वो 0 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर्स तक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 30 किलोमीटर्स तक इसकी जो डेप्थ है, यानी 0 से 30 किलोमीटर तक होता है आपका क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो परत आती है वो आती है मेंटल। तो मेंटल जो परत है वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो डार्क वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा उसके नीचे से लेकर के यहाँ तक जो है मेंटल वाली परत है। ठीक है, ये पूरा जो है मेंटल है। इससे ऊपर वाला जो डार्क पोर्शन है वो क्रस्ट है। अब इस मेंटल को भी जो है हम अपर मेंटल
और लोअर मेंटल में डिवाइड कर देते हैं। ये अपर मेंटल हो गया ऊपर वाला पोर्शन, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है लोअर मेंटल हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हमने कोनार्ड असंबद्धता के बारे में पढ़ा था, कोनार्ड असंबद्धता कहाँ पे होती है? कोनार्ड असंबद्धता होती है ऊपरी क्रस्ट का ऊपरी पोर्शन और निचले क्रस्ट का, यानी यहाँ से अगर देखें तो इतने इतने हिस्से को मैं क्रस्ट में जो है क्रस्ट बोल सकता हूँ। तो ये जो मैंने डार्क किया है यहाँ पे, ये क्रस्ट की सबसे ऊपरी सतह है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसको दो भागों में अगर मैंने डिवाइड किया तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला ये निचला क्रस्ट हो गया। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में बिल्कुल जो है कोनार्ड असंबद्धता होती है। इसके बाद में दूसरा वाला जो भाग शुरू होता है इसका मेंटल, यहाँ से यहाँ तक मेंटल हो जाता है। ऐसे ही इसका ऊपरी भाग अपर मेंटल और नीचे वाला भाग जो होता है वो लोअर मेंटल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्रस्ट के बिल्कुल, इसको साफ करते हैं थोड़ा, क्रस्ट, यहाँ पे क्रस्ट खत्म हो गई, तो क्रस्ट के बिल्कुल धरातल पर, या बोल सकते हैं हम क्रस्ट की बिल्कुल लोअर क्रस्ट के बिल्कुल जो आधार होता है वहाँ पे जो है मोहो असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, ये असंबद्धताएं किसके कारण होती हैं, क्या रीजन होता है इन डिसकंटिन्यूटीज़ का? ये असंबद्धताएं घनत्व में परिवर्तन को दर्शाती हैं। ठीक है, घनत्व में परिवर्तन को दर्शाती हैं। जिस प्रकार की चट्टानें या जिस प्रकार के पदार्थ पृथ्वी की विभिन्न परतों में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर उनके घनत्व में जो है ऊपर से नीचे या गहराई पर जाने पर जो है वहाँ पर असंबद्धता देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है गहराई के साथ साथ उसके घनत्व में परिवर्तन देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं गहराई पर जाने पर घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है। और सबसे लास्ट में जो हमारी कोर होती है या क्रोड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर घनत्व जो है लगभग 13.6 के समथिंग पहुँच जाता है, जबकि स्टार्टिंग होती है 2.8 से। यानी क्रस्ट के जो ऊपरी हिस्सा होता है, क्रस्ट का जो ऊपरी भाग होता है, वहाँ पर जो डेंसिटी रहती है वो लगभग 2.8 रहती है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं, सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं, गहराई की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो जो डेंसिटी रहती है, घनत्व जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। और लास्ट में जो कोर, केंद्र पर पहुंच जाते हैं, हम कोर पर पहुंच जाते हैं, जो कि ठोस जो है भाग होता है पृथ्वी का, जैसे लोहा और उससे लौह तत्वों से भी निर्मित होता है। तो वहाँ पर जो उसका जो डेंसिटी रहती है वो बढ़ जाती है, 13.6 के समथिंग पहुँच जाती है। तो जो असंबद्धताएं यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे कोनार्ड असंबद्धता हो गई, मोहो असंबद्धता हो गई, रेपेटी असंबद्धता हो गई, गुटेनबर्ग असंबद्धता हो गई, सारी असंबद्धताएँ जो होती हैं ये घनत्व में परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो मोहो असंबद्धता की बात करें तो जो क्रस्ट का, हम कह सकते हैं क्रस्ट का जो आधार भाग होता है और मेंटल का ऊपरी भाग, तो इसके बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर मोहो असंबद्धता पाई जाती है। ये किसके कारण होती है? ये घनत्व में परिवर्तन के कारण होती है। वहीं रेपेटी असंबद्धता के विषय में बात करें तो रेपेटी असंबद्धता जो होती है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का क्षेत्र, अपर मेंटल ये हो गया, लोअर मेंटल ये हो गया, इसके बीच का एरिया ये वाला, तो यहाँ पे जो है घनत्व में परिवर्तन के आधार पर रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, और वहीं लोअर मेंटल के बिल्कुल आधार और जो कोर होती है, कोर का ऊपर वाला यानी आउटर कोर का हिस्सा जो होता है, उसके बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। और वहीं आउटर कोर के बिल्कुल आधार भाग और जो इनर कोर होता है उसके ऊपर, यानी हम कह सकते हैं आउटर कोर और इनर कोर के बिल्कुल बीच में जो है लेमन असंबद्धता जो डेंसिटी के आधार पर होती है ये पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसकी गहराई की बात करें तो क्रस्ट की जो गहराई होती है वो 0 किलोमीटर से लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद मेंटल की जो गहराई होती है 30 किलोमीटर से लेकर के लगभग कहाँ तक आती है मेंटल, 2900 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक है, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल होता है। फिर 2900 किलोमीटर से लेकर के लगभग 6300 किलोमीटर तक कोर, जो जिसको हम क्रोड के नाम से बोलते हैं, क्रोड की गहराई होती है। ठीक है, अब इस जो डायग्राम आपके सामने यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, इसको अगर समझने का प्रयास करें तो ये पृथ्वी कैसे है, आपको देख रहे हो पृथ्वी का आकार तो कुछ अलग तरीके का, ये क्या बना दिया कोन टाइप का। तो ये है जैसे हम पृथ्वी को यहाँ पे प्रदर्शित करने की कोशिश करें, ये पृथ्वी हो गई, ये इसका सेंटर हो गया। तो सेंटर को इस तरीके से हमने पृथ्वी के एक हिस्से को काट के निकाल लिया। ठीक है, वेट करें एक सेकेंड, ये पृथ्वी हो गई, ये इसका सेंटर हो गया और हमने इतने हिस्से को काट के निकाल दिया। तो ये पृथ्वी का धरातल हो गया, ये क्रस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर और बढ़ेंगे आगे तो फिर मेंटल आएगा, फिर कोर आएगा,
तो इस तरीके से हमने ये वाला पोर्शन निकालने का प्रयास किया है। और जो लास्ट में जब आप पहुंचते हैं और इनर कोर पर जब पहुंचते हैं तो इनर कोर का जो लास्ट वाला हिस्सा है ये वाला, ये पृथ्वी का क्या है, सेंटर है, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या आप जानते ही हैं लगभग 6300 किलोमीटर के समथिंग होती है पृथ्वी की त्रिज्या। इसीलिए जो है धरातल से लेकर के कोर तक की जो गहराई है वो लगभग 6300 किलोमीटर यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रोड के विषय में। क्रोड जो होती है पृथ्वी की सबसे निचले वाली परत होती है, जिसे हम कोर के नाम से भी जानते हैं। निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन होने लगता है, चूँकि चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, चट्टानों के घनत्व में जब चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, तरंगों की गति भी जो है बदलने लग जाती है। या हम कह सकते हैं कि चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन क्या प्रदर्शित करता है, तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। और इस परिवर्तन को ही हम गुटनबर्ग विसार्ट असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच पाई जाने वाली घनत्व संबंधी जो असंबद्धता होती है उसे लैमन असंबद्धता के नाम से हम जानते हैं। इसके ऊपरी भाग में जो घनत्व रहता है वो लगभग 2 रहता है, निचले भाग में घनत्व रहता है 12 से 13.6 तक। निर्माण के विषय में बात करें तो कोर का निर्माण जो होता है वो निकेल और फेरस धातुओं से हुआ है, यानी निकेल और लोहा धातुओं से हुआ है। निकेल के प्रारंभिक 2 अक्षरों को लें और लोहे के प्रारंभिक 2 अक्षरों को लें तो यहाँ पे हम पाते हैं NiFe, जिसे हम नीफे के नाम से जानते हैं, यानी हम कह सकते हैं कोर को हम नीफे के नाम से भी जानते हैं। कोर का एक अन्य नाम क्या है, नीफे परत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 110 नोट्स के साथ में बेहतर और क्वालिटी कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और जो भी कमियाँ हैं वो हमें बताने का प्रयास करें, जिससे कि मैं आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ। तो चलिए, अपने जो भी क्वेरीज़ हों और आपके जो भी सुझाव हों उन्हें बताना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।